लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। नमस्कार दोस्तों, यूपी और बिहार के बाहुबलियों की कहानी में आपने देखा कि विधायक की कुर्सी कैसे अपराध को सुरक्षा देती है। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां विधायक की कुर्सी नहीं बल्कि बीहड़ की बंदूक सत्ता चलाती। आज हम बात करेंगे उस नाम की जिसने चंबल और बुंदेलखंड के बीहड़ों को 30 साल तक हिला कर रखा। ददुआ यानी शिव कुमार पटेल। ददुआ की कहानी सिर्फ डकैती की नहीं है, यह कहानी है सरकारी सिस्टम की नाकामी की। एक जमाना था जब उनके सिर पर 500 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य चलाने का आरोप था। लेकिन सवाल यह है कि एक मामूली किसान का बेटा जिसने जातिगत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, वो कैसे डकैत बन गया? कैसे उसने अपने आप को गरीबों का मसीहा घोषित कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक पार्टियां ददुआ जैसे दुर्दांत डकैतों को क्यों पालती थी? बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आप सत्ता के सिंहासन सीरीज में जानेंगे भारत के डकैत कैसे राजनीतिक विद्रोही बन जाते हैं। ददुआ का जन्म 1950 के दशक में चित्रकूट के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। शुरुआत में वो डकैत नहीं बल्कि बागी था। बुंदेलखंड की जमीन हमेशा से अन्याय और शोषण की शिकार रही है। ऊंची जाति के जमींदार और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी गरीबों और नीची जातियों को दबाते थे। ददुआ का अपराध की दुनिया में प्रवेश करना तब हुआ जब उसके परिवार के एक सदस्य को ऊंची जाति के जमींदार ने पुलिस की मदद से फंसाया। ददुआ ने हथियार उठाया, बदला लिया और जल्द ही उन लोगों का नेता बन गया जो सिस्टम से थक चुके थे। उसने अपनी गैंग बनाई और उसका मुख्य लक्ष्य जमींदारों से टैक्स वसूलना और उन्हें सजा देना था। वो पैसा लूटता, उनके साथ ही गरीबों की लड़कियों की शादी करवाता, मंदिर बनवाता और उन लोगों की मदद करता जिनके पास कोई सहारा नहीं था। ददुआ का बिजनेस मॉडल सोशल था। उसने खुद को दलितों और शोषितों के रक्षक के रूप में स्थापित किया। इससे उसे एक ऐसा मानव कवच मिला जिसे पुलिस या प्रशासन कभी भेद नहीं पाया। यानी ददुआ जनता के बीच उसका मसीहा बन गए, लोगों की तमाम मदद करते, उनके रॉबिन हुड बन गए। ऐसे में जब पुलिस उनके करीब पहुंचती तो उनके लिए वही लोग ढाल बन जाते जो कहते कि पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा तब तुम ददुआ के पास पहुंचोगे। लोग ददुआ को वो हर सूचना देते थे जिससे कि वो पुलिस और प्रशासन से बच सके। उसे पैसे देते थे और बदले में वो उन्हें सुरक्षा देता था। मतलब आप देख रहे हैं ददुआ की कहानी बाकी किसी भी विधायक बाहुबली की कहानी से बहुत अलग है। देखिए, मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन को एमएलए की कुर्सी सुरक्षा थी, लेकिन ददुआ को यह सुरक्षा वोट बैंक ने दी जिसे वो जंगल में बैठकर कंट्रोल करता था। ददुआ ने अपनी जाति और दलित पिछड़े समुदायों के बीच अपनी एक अजय छवि का इस्तेमाल किया। उसने खुलेआम राजनीतिक पार्टियों को समर्थन दिया। कैसे, वो आप यहां एक एक करके समझिए। बुंदेलखंड में ददुआ का दबदबा इतना था कि वो जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर देता उसकी जीत तो तय थी। उसके एक इशारे पर लाखों वोट एक ही पाले में चले जाते थे। यानी कि चुनाव की नियति वही होती जो ददुआ चाहते। बताया ना मैंने, ददुआ की इमेज जो है एकदम रॉबिन हुड वाली थी। वो अगर गांव के लोगों को बोल देते कि तुम्हें बिना सोचे समझे यहाँ वोट देना है तो वो देते, और इसका ही इस्तेमाल वो राजनीतिक पार्टियों के साथ करते। पार्टियां ददुआ के साथ समझौता करती थी। पार्टियां उसे जंगल में सुरक्षित रहने देती थी, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई धीमी करवाती थी और बदले में ददुआ उन्हें वोट दिलवाता था। यानी कि ये एक तरह का ना आप समझिए कि बार्टर सिस्टम था उनके बीच में कि आप मुझे ये दो, बदले में हम आपको वो देंगे। जैसे गुंडा लोग वोट लूटते थे न जाके वोट बूथ पे और उन्हें संरक्षण मिलता था, वैसे ही ददुआ गांव के लोगों का वोट दिलवाते थे अपने रॉबिन हुड छवि से, और बदले में सरकार पुलिस की तरफ से उनके लिए कानून की ढिलाई होती थी। लेकिन ददुआ सिर्फ वोट ही नहीं दिलाता था बल्कि अपने इलाके में खुद कानून था। वो जमीनी झगड़े सुलझाता और उसकी बात सरकारी आदेश से ज्यादा मानी जाती थी।
ददुआ ने साबित किया विधायक बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप वोट को कंट्रोल कर सकते हैं तो सरकार आपके सामने झुकेगी। ददुआ का साम्राज्य कैसे चला? उनका साम्राज्य क्या डकैती से चला? नहीं, वो डकैती के पुराने मॉडल से काफी अलग काम करते थे। उनका मॉडस ऑपरेंडी जो है ना बहुत अलग होता था। आप इसे समझिए एक एक करके, आपको अभी स्क्रीन पर ये सब चीजें डिटेल में समझ आएगी। वो स्थानीय व्यापारियों, ठेकेदारों और यहाँ तक कि वन विभाग अधिकारियों से भी संरक्षण मनी जो है वो वसूलते थे, यानी कि प्रोटेक्शन मनी लेते थे। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं एक्सटॉर्शन चलता है कि जान की सलामती चाहिए तो पैसे दो, वैसा ही था उनका भी। इसका मतलब था कि ददुआ उन्हें सुरक्षा देगा और बदले में उसे नियमित भुगतान मिलेगा। एक तरह से उनका टर्म अलग था, लेकिन बात लगभग एक्सटॉर्शन जैसा ही था। ददुआ की किडनैपिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा खूंखार थी। वो बड़े बड़े व्यापारियों को किडनैप करते थे और करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलते थे। ये पैसा उसके गैंग के हथियार, इंफॉर्मेशनल नेटवर्क और सुरक्षित पनाहगारों को बनाने में इस्तेमाल होता था, जिससे कि वो आगे भी एक्टिविटी अपनी जारी रखे। बुंदेलखंड के जंगलों में लकड़ी तस्करी और वन उपज का बड़ा कारोबार था। ददुआ की अनुमति के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वो इस अवैध कारोबार को संरक्षण देकर कमीशन लेता था। ददुआ का साम्राज्य 500 करोड़ का माना जाता था। यह साम्राज्य उसके जनता के नेता होने के मुखौटे के पीछे चलता था। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? ददुआ को पुलिस नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव ने मारा। जब 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली तो नई सरकार ने ददुआ को दिया गया राजनीतिक संरक्षण हटा लिया। अचानक पुलिस और एसटीएफ को पूरी छूट मिल गई। ददुआ और उसके गुर्गों को अब कोई सूचना नहीं मिल रही थी। जिन नेताओं ने उसे पाला था उन्होंने उनसे आंख फेर ली। बिना राजनीतिक सुरक्षा कवच के ददुआ एक सामान्य अपराधी बन गया। 2007 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उसे एक भयंकर मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि ददुआ का रिकॉर्ड रहा था कि पुलिस कितनी भी आई उन्हें पकड़ने, कितनी भी रेड हुई, कितने बार भी दस्ता उनके आसपास घूमा, ददुआ पकड़े नहीं जाते थे। लोगों की मदद से वो बच ही निकलते थे। लेकिन इस बार उनकी तारीख तय हो गई थी और वो मार दिए गए। कुल मिलाकर ददुआ का अंत साबित करता है कि भारत में बाहुबली सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं जीतते, बल्कि राजनीतिक संरक्षण के दम पर टिके रहते हैं। जब संरक्षण हटता है तो उनकी पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। तो दोस्तों, ददुआ की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सामाजिक और जातिगत अन्याय अपराधियों को नायक बनने का मौका देता है। ददुआ की डकैती, जमींदारी शोषण के खिलाफ एक अजीबोगरीब रिएक्शन थी। आज बुंदेलखंड में ददुआ नहीं है, लेकिन गरीबी और राजनीतिक उपेक्षा आज भी है। और जब तक ये रहेगा तब तक डकैत से बागी बनने की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है? क्या ददुआ को सिर्फ अपराधी मानना चाहिए था या उस सामाजिक सिस्टम का शिकार जिसने उसे जन्म दिया? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ आज की इस कहानी में आपको एक चीज और पता चली होगी कि देखिए, जब तक संरक्षण रहा तब तक सब कुछ अच्छा था। जब तक सरकार को अपराधी से मदद मिलती रही, उन्हें वोट बैंक मिलता रहा, तब तक सब अच्छा था। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ छिना तो बड़ा सा बड़ा अपराधी जो कल तक 500 करोड़ का साम्राज्य रखता था वो भी ढह गया। ददुआ की कहानी ये अकेली नहीं है। ऐसे बहुत सारे बाहुबली आपने यूपी, बिहार और भी बहुत जगह देखे होंगे। जब तक उनका सत्ता के साथ तालमेल सही है तब तक उनकी जो ये अवैध साम्राज्य है वो बढ़ता ही रहता है। लेकिन जिस दिन सत्ता पलट जाती है, जिस दिन पुलिस असली में काम करने के मूड में आ जाती है, उस दिन बड़ा से बड़ा अपराधी जो है ना वो बिछ जाता है। तो इस कहानी में आपने ये चीज़ देखा और आज जो हम ये कहानी आपको सुना रहे हैं वो एक अलग तरीके से सुना रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सत्ता के सिंहासन में अगली कहानी भी हम लेकर आएंगे। ये सीरीज जारी रहेगा और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज जारी रहे तो आप भी कमेंट में लिखिए कि और कैसी कहानी आप चाहते हैं। मैं पंचम प्रकाश फिर आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.